वेलकम गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्माकेम इंडस्ट्री ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। उसमें हमने जाना था कि यूआरएस से लेके ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन तक कैसे उसका प्रोसीजर होता है। उसमें हमने एक टर्म बोला था कि जिसमें इक्विपमेंट यूज करने से पहले उसमें पैसिवेशन करना जरूरी है। तो आज उसी टर्म्स के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो अभी से मैं बोलता हूँ कि कोई स्किप मत कीजिए। वीडियो में जो जानकारी है वो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। आज हम जानने वाले पैसिवेशन। तो दोस्तों, पैसिवेशन में देखने वाले उसका आईएसओ, उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका रिएक्शन, कौन से मेटल और कौन से अलॉय पैसिवेट कर सकते हैं, और वो पैसिवेट करने के लिए कौन से रिएजेंट जिसको बोलते हैं पैसिवेटर, तो कौन से यूज करते हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद में देखने वाले हैं पैसिवेशन करने के लिए कौन से टाइप के पैसिवेशन है और उसमें कौन से टाइप में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए बिना टाइम गवाए सीधा चालू करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट पैसिवेशन। पैसिवेशन का सबसे पहले आईएसओ देखते हैं। इसका आईएसओ है 16048/2003। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो पैसिवेशन का जो एक फिनोमेनन था, जो रिएक्शन था, वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया मिस्टर एमवी लोमोनोसोव इन 1738 में। बाद में इन्होंने जो रिएक्शन स्टडी किया, जो फिनोमेनन इन्होंने जो डिस्क्राइब किया, उसको वापस से रीस्टडी किया मिस्टर जे केयर ने इन 1790 में। बाद में इन्होंने जो दोनों ने जो रिएक्शन और फिनोमेनन डिस्क्राइब किया, उसको वापस से रीस्टडी करके डिस्कवर्ड किया, दुनिया के सामने लाया मिस्टर शॉनबिन ने इन 1836 में। पैसिवेशन का जो फिनोमेनन है और इसका जो रिएक्शन है, ये तीनों साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया, आज उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो कौन सा रिएक्शन था, ये तीनों साइंटिस्ट ने जो रिएक्शन स्टडी किया, पैसिवेशन में उन्होंने पाया कि फेरस को कॉन्सेंट्रेट HNO3 में यानी कि नाइट्रिक एसिड में अगर डिप करके रखा कुछ सर्टेन टाइम तक, तो उन्होंने पाया कि जो फेरस है वो रिमेन इनर्ट हो गया, यानी कि पैसिव हो गया। उस पर किसी का रिएक्शन नहीं होता है, सेम एज अ इनर्ट हो गया। उस पर कोई करोजन नहीं आता है, उस पर एक ऑक्साइड लेयर प्रिपेयर हो गई है। उसके बाद में उस पर किसी भी केमिकल का, किसी भी मटेरियल का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, इनर्ट हो गया है। उसमें उन्होंने सेकंड रिवर्स रिएक्शन चेक किया कि जो फेरस है उसको अगर डाइल्यूट HCl में अगर डिप करके रखे कुछ सर्टेन टाइम तक, तो उसके बाद में उसमें से H2 गैस लिबरेट हो जाता है, और उसमें उन्होंने पाया कि जो फेरस है वो मोर करोजिव हो जाता है। उस पे से जो ऑक्साइड लेयर थी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसमें मोर एंड मोर करोजन की चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो मोर करोजिव हो जाता है। इन दोनों रिएक्शन में से यही फाइंड आउट होता है कि अगर फेरस को कॉन्सेंट्रेट HNO3 सॉल्यूशन में डिप किया तो वो पैसिव हो जाता है, बट अगर डाइल्यूट HCl में उसको डिप करते हैं तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये दोनों का रिवर्स हो जाता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 में अगर उसको डिप करते हैं तो रिमन अनस्टेबल हो जाता है फेरस, बट अगर फेरस कोई डाइल्यूट HCl में अगर डिप करके रखते हैं तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि मोर करोजिव हो जाता है। तो ये उन्होंने रिएक्शन स्टडी किया। यही रिएक्शन करने के बाद उनको क्या फाइंड आउट हुआ, आफ्टर पैसिवेशन मेटल और अलॉय। पैसिवेशन किस किस का कर सकते हैं, मेटल और अलॉय का कर सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने क्या पाया, मेटल जो है, अलॉय जो है वो इनर्ट हो जाता है, करोजन रेजिस्टेंस हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। उसके साथ साथ नॉन रिएक्टिव, लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब इनमें जो मेटल और अलॉय यूज किया उसके इतने सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो आगे देखते हैं पैसिवेशन का डेफिनेशन क्या है। इट इज द डिफाइन एज द लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी और इनर्टनेस शोन बाय सर्टेन एलॉय और मेटल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इसका मतलब यही है कि किसी भी मेटल और अलॉय को अगर स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और दूसरे कई रिएजेंट है जिसमें मेटल को और अलॉय को डीप करके रखते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इनर्टनेस बढ़ जाता है। तो ये हो गया उसका पैसिवेशन का डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि पैसिवेशन करने के लिए कौन से मेटल है, कौन से अलॉय है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल है फेरस, निकेल, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन,
स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा और कई सारे मेटल और अलॉय है जिसका हम पैसिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। पैसिवेटर क्या होता है? जो मेटल और अलॉय को पैसिवेट करने के लिए जो लिक्विड जो केमिकल यूज होता है उसको बोलते हैं पैसिवेटर। तो पैसिवेट का बिहेवियर कैसा रहेगा? पैसिवेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनहेबिट्स कोरोजन है, कोरोजन से बचाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। और प्रोटेक्टिव लेयर, कोई भी मेटल और अलॉय को अगर इन केमिकल्स में इन सॉल्यूशन में अगर डीप करके रखते हैं तो मेटल पे और अलॉय पे क्या हो जाता है? एक थिन इनविजिबल लेयर प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। उससे क्या होता है? मेटल करोजिव होने से बच जाता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब पैसिव हो जाता है। आगे देखते हैं पैसिवेटर के कौन से एग्जांपल्स है, कौन से पैसिवेटर है मार्केट में। तो इसमें पहले हमने जो रिएक्शन देखा जिसमें हमने पाया कि कॉन्सेंट्रेट HNO3, इसमें सबसे पहले एग्जांपल है HNO3, फेरट, नाइट्राइड्स, क्रोमेट्स, टंगस्टन, मोलिब्डेट्स, H2O2, कई सारे पैसिवेटर है जो पैसिवेशन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अभी हम आगे जानने वाले हैं कि पैसिवेशन के कौन से टाइप्स होते हैं। पैसिवेशन करने के लिए केमिकल पैसिवेशन, मैकेनिकल पैसिवेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिवेशन। केमिकल पैसिवेशन में जो हमने रिएक्शन स्टडी किया, फेरस को कॉन्सेंट्रेट HNO3 में अगर डीप करके रखते हैं तो मेटल बिकम इनएक्टिव, तो ये हो गया केमिकल पैसिवेशन। सेकेंड है मैकेनिकल पैसिवेशन, किसी भी मेटल पे या अलॉय पे अगर करोजन हो गया है तो उससे वो करोजन हटा देना, उसको पॉलिश करना, उस पर कलरिंग करना। उससे क्या होगा कि उसकी जो ऑक्सीडाइज लेयर है वो बनी रहे और दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचे और किसी के साथ रिएक्शन ना हो। उससे क्या होगा? करोजन होने से उसका बचाव हो गया। ये हो गया मैकेनिकल पैसिवेशन। तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिवेशन, यानी कि एनोडिक पैसिवेशन। इसमें क्या होता है? किसी भी मेटल को अगर पैसिवेट करना है तो उसको एक सॉल्यूशन में डीप किया जाता है और उससे करंट पास किया जाता है। उसमें एनोडिक रिएक्शन होके वो जो मेटल और अलॉय है उस पर एक थीन लेयर जमा हो जाती है, उससे वो मेटल पैसिवेट हो जाता है, उससे कोई भी करोजन होने से बचाव होता है। तो ये हो गए 3 टाइप्स के पैसिवेशन। तो अभी हम जान लेते हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैसिवेशन करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है। तो इन 3 टाइप्स के पैसिवेशन में से हम केमिकल पैसिवेशन को स्टडी करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। तो केमिकल पैसिवेशन में हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 और साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर फ्रेश मेटल और फ्रेश अलॉय है, अब ये भी फैक्ट्री में से एक मेटल का प्लेट तैयार किया है या अलॉय का प्लेट तैयार किया है, तो उसको अगर पैसिवेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लगभग कॉन्सेंट्रेट HNO3 सॉल्यूशन में उसको डीप करके रखना पड़ेगा 1 से 2 घंटे तक। उससे वो मेटल और अलॉय है वो बिकम इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब पैसिव हो जाएगा। फ्रेश मेटल और फ्रेश अलॉय का जो प्लेट था उसको हमने डीप करके पैसिवेट तो कर दिया। उसके बाद में उसको कटिंग, मोल्डिंग, ग्राफ्टिंग करके एक इक्विपमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें प्रिपेयर करते समय कुछ वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग किया हुआ पार्ट्स को भी पैसिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो करोजिव हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? लगभग 10 से 15% कॉन्सेंट्रेशन का HNO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसको उस सॉल्यूशन में लगभग 20 से 30 मिनट तक डीप करके रखेंगे। या उसके अलावा कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड का लगभग 4 से 10% का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वाटर में और उसको लगभग 10 से 20 मिनट तक डीप करके रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसके बाद वो इक्विपमेंट रेडी हो गया और अपने फैक्ट्री पे इंस्टॉल हो गया। तो इंस्टॉल करने के बाद उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के फ्री आयरन पार्टिकल्स होंगे। उसमें कुछ इंस्टॉल करते समय ऑयल, ग्रीस और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स गिरे होंगे। तो उसको यूज करने से पहले ऐसे टाइम में उस इक्विपमेंट को और उसकी जो सपोर्टिंग लाइन से उसको क्लीन करने के लिए, पैसिवेट करने के लिए लगभग 1 से 3% का HNO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा वाटर में और उसको उसी इक्विपमेंट पे नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्कुलेट किया जाएगा लगभग 20 से 30 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इससे क्या होगा? जो अपना इक्विपमेंट है वो प्रॉपर पैसिवेट हो जाएगा और फर्दर रेडी हो जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आफ्टर पैसिवेशन इक्विपमेंट को प्रॉपर न्यूट्रल करना जरूरी है। आफ्टर पैसिवेशन
इक्विपमेंट को प्रॉपरली न्यूट्रल करना है वाटर सर्कुलेट करके। उसका पीएच जब तक न्यूट्रल नहीं आता तब तक उसमें वाटर सर्कुलेट करते रहना है। ये हो गया नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के लिए। अभी देख लेते हैं साइट्रिक एसिड के लिए। साइट्रिक एसिड का लगभग 0.2 से 1% का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वाटर के साथ, देन उसको सर्कुलेट करेंगे सेम लाइन थ्रू लगभग 20 से 30 मिनट तक 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। दोस्तों ये सभी प्रोसेस होगी एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एसओपी और एज पर प्रोटोकॉल। जो भी कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया ये कंपनी टू कंपनी वेरी हो सकता है, इस पे इतना फोकस मत कीजिए, बट एक मिनिमम से हायर रेंज क्या हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन की वो मैंने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों आज का जो पैसिवेशन का टॉपिक था यहाँ पर खत्म हो रहा है। आशा करता हूँ पैसिवेशन के बारे में आपने प्रॉपर जान लिया होगा और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।